नमस्कार। एक्चुअली एक तो मुझे बोलना गाना आता नहीं ज़्यादा, और अब मेरे से पहले इतने अच्छे वक्ता बोल चुके हैं, और जो कहना था, जो मैं तैयारी करके आया था, वो पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन आखिरी वक्ता होने का फ़ायदा भी है। आई हैव द लास्ट वर्ड। मैं ये कहना शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ कि किसान के बिना हमारी गति नहीं है, क्योंकि खाना तो हमको खाना ही है, और खाना खाएंगे तो उसको उगाना भी है, और उगाएगा तो फिर किसान के अलावा उसको कोई नहीं उगाएगा। तो किसान के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। लेकिन तकलीफ यह है कि किसानी कोई करना नहीं चाहता। हर आदमी खेती छोड़ के कहीं और जाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि किसान को शायद उसकी फसल का उपज का पैसा नहीं मिलता, उसको तकलीफ है। क्या है, यहाँ पे इतने सारे किसान भाई हैं, मैं एक कोई किसान ये बताए, किसान, सिर्फ किसान, कि आपकी एक बड़ी तकलीफ क्या है? कोई बता सकता है? एक बड़ी तकलीफ क्या है किसान की? सुनाई नहीं पड़ा? नहीं। वेरी गुड। तो देखिए, दो तीन चीजें मुझे सुनी। एक तो हमारे एक भाई ने बोला कि बढ़िया बीज नहीं मिलता। शायद ये मैंने सुना कि बढ़िया मूल्य नहीं मिलता। करेक्ट? ये बात बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। ये सूट बूट आप छोड़ दीजिए, असल में मैं भी किसान हूँ। मेरी भी ज़मीन है फर्रुखाबाद में। मैं कल ही बात कर रहा था कि यार ये ज़मीन का क्या करें, कुछ मिलता नहीं, उससे बटाई भी दे रखी है, साल में 60,000 रुपये मिलते हैं, लाख रुपए, इसको बेच देते हैं, इससे ज़्यादा तो ब्याज मिल जाएगा। लेकिन ये सही सोच नहीं है। अगर सारे लोग ज़मीनी खेती छोड़ दें तो काम कैसे चलेगा? तो समस्या कहाँ है और किसान की हेल्प कैसे हो? मैं आउटलुक का बड़ा आभारी हूँ, स्वराज का, कि आपने ये इतना बढ़िया सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें किसान भी हैं, मुझे लगता है इंडस्ट्री वाले नहीं हैं, लेकिन रिसर्चर हैं, किसान हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो जिस एग्रीकल्चर हम लोग बात करें, जिस खेती की, उसमें क्या करना चाहिए, कमियां कहाँ पे हैं? अब मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, बहुत अच्छा किया। साइंटिस्ट ने, सरकार ने, पॉलिसी मेकर्स ने मिलके, उस वक्त की ज़रूरत थी क्योंकि खाने को नहीं था, तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ऊपर डबल हो गई। लेकिन आज हम कहाँ हैं? और मैं अपनी बात को ऑयल सीड तक सीमित रखूँगा, तेल तक, खाने के तेलों तक। अभी हम 60 से 65% तेल बाहर से मंगा रहे हैं। तेल भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितना गेहूं और चावल है। हम पिछले 40 सालों में ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि हमें तेल अपने यहाँ मिल जाए। क्या ऐसा है कि हम ये कर ही नहीं सकते? मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम कर सकते हैं ऐसा। क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं शायद एक तो बाहर से आराम से मिल रहा था, सस्ता मिल रहा, तो हमने कहा ठीक है, अपने यहाँ क्यों करें। लेकिन ये सोच भी इतने बड़े मुल्क के लिए बिल्कुल सही नहीं है। खाने की चीज़ अपने यहाँ पैदा होनी ही चाहिए। हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, वो अगर हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। हमने देखा 2 साल पहले तेल के दाम पहुँच गए $2,500, 200-300 रुपये किलो। तो और अगर वो लोग सप्लाई नहीं करते तो हमारे पास खाने को होता भी नहीं। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और इस पे फोकस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो पॉलिसीज़ में और हमारे जो काम करने के तरीके में मैं माफ़ी चाहता हूँ साहब लोग, मैं कुछ ऐसी बातें भी कहने वाला हूँ जो शायद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी। हम लोग साइलोज में काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट एक साइलो में काम करता है, पॉलिसी मेकर अलग तरह से सोचता है, किसान की सोच कुछ अलग है, इंडस्ट्री को इस बात से मतलब है कि प्रॉफिट कहाँ से। मैं भी इंडस्ट्री चाहता हूँ। जब तक हम लोग इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तब तक ये दशा सुधरने वाली नहीं है, और इकट्ठे होकर काम करना ही पड़ेगा। जैसा कि हिमांशु जी ने बोला कि हमको साथ में काम करना पड़ेगा। ये अच्छी शुरुआत है। मैं आउटलुक से कहूँगा कि ऐसा साथ जो है, इसको बार बार आप करें, लोगों को साथ में बुलाएं, काम करें, और ये साथ बना रहेगा तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में फ़ायदा होगा। अब मैं कुछ पॉलिसी मेजर पे आता हूँ, ख़ास तौर से क्या करना चाहिए। जैसे हमारे एक भाई ने बोला बीज की बात है। सोयाबीन में, जिस पे मैं काम करता हूँ, 165 वैरायटी हैं अभी, 165, जो कि साइंटिस्ट ने बढ़िया करके निकाली। उसका पूरा प्रोसेस है कि जो नई वैरायटी आएगी वो पहले किसी वैरायटी से बेहतर होगी। इसका मतलब नई वैरायटी सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सिर्फ 10 किस्में ऐसी हैं जिनका बीज 80% किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कमी किसान की है कि वो नया बीज इस्तेमाल नहीं कर रहा? अब मुझे नहीं लगता ऐसा। या तो किसान तक बीज पहुंच नहीं रहा है,
या हमारे एक्सटेंशन के तरीके में कुछ खराबी है, या हम उसको बता नहीं पा रहे हैं। अब साइंटिस्ट ने बीज निकाला, बीडर का नाम हो गया, लिखा गया कि ये बीडर इसने निकाला है, लेकिन अगर वो किसान तक नहीं पहुंचेगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सीड एक बहुत बड़ा इशू है जो कि कम से कम ऑयल सीड में तो बहुत ज़रूरी है, जिस पे काम करना चाहिए। और सरकार की पॉलिसी में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसान को हर साल सीड जो मिलना चाहिए वो हर तीसरे साल कम से वो सीड को चेंज कर सके, सीड की वैराइटल रिप्लेसमेंट भी करे और सीड रिप्लेसमेंट भी करे। तो सीड पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, किसान की एक बड़ी समस्या ये है कि उसको भाव क्यों नहीं मिलता। देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टेज, हर फसल में वेस्टेज है, एफसीआई में वेस्टेज है, स्टोरेज में वेस्टेज है, फ्रूट्स में वेस्टेज है। तो ये वेस्टेज कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। सरकार की तरफ कर सकती है वो, प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, साइलोज लगाए हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट छोटा सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम देखें कि बाहर के मुल्कों में क्या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया क्यों है, हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है। उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है और भी कुछ करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो वेस्टेज है, क्योंकि अगर वेस्टेज कम होगी तो किसान को उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा। सो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसान तक पहुँचना चाहिए। साइंस में जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने काम किया है, अगर वो किसान तक नहीं पहुँचेगा तो उसका लेबोरेटरी में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी वो काम जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि किसान तक साइंटिस्ट की बनाई हुई टेक्नोलॉजी पूरी तरह नहीं पहुँच पाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ तक पहुँचेंगी तो उसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो एक एक्सटेंशन जो है, द लिंक बिटवीन द साइंस, बिटवीन द लैब एंड द फार्मर हैज़ टू बी देयर। और एक्सटेंशन की बहुत बड़ी शायद कमी है जिसकी वजह से किसान तक चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। दूसरा, एक और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की, तो कम्युनिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी बेस्ड मशीन्स देखे, बीवीएफ का बड़ा बढ़िया एक इन्वेंशन किया आईसीआर ने, ब्रॉडबैंड फरो सिस्टम ऑफ प्लाइंग, एक्सेलेंट सिस्टम है। उससे अगर ज़्यादा बारिश हो तो भी सोयाबीन को नुकसान नहीं होता है फसल को, और कम बारिश हो तो भी पानी मिलता रहता है। लेकिन सोयाबीन की सोइंग विंडो है 15 दिन की। 15 दिन में 120 लाख हेक्टेयर में सोइंग नहीं हो सकती, 50 लाख हेक्टेयर में भी नहीं हो सकती अगर हम सब जगह बीवीएफ का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बीवीएफ मशीनें नहीं हैं। क्या ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है सरकार की तरफ से, पॉलिसी मेकर की तरफ से, कि कम्युनिटी बेस्ड बीवीएफ, एक गांव में या एक जिले में इतने बीवीएफ अवेलेबल हैं जिनको एक आदमी उसको ओन नहीं करता है, पंचायत ओन करती है या गवर्नमेंट ओन करती है कि आईसीआर ओन करता है, और वो कम्युनिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिलवाया जाए और किसान तक वो पहुंचे। किसान को सही खबर नहीं मिलती कि उसको पेस्टिसाइड कौन सा डालना है, इंसेक्टिसाइड कौन सा डालना है। हमारे साइंटिस्ट जो हैं, उन एंटोमोलॉजिस्ट हैं या जो पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको सब मालूम है रोग कौन सा है, क्या बीमारी है, क्या डालना है। लेकिन जब मैं खेत में जाके देखता हूँ तो डीलर, मैंने राइस में एक्चुअली देखा हुआ है कि डीलर किसान को बताता है कि ये वाला ले जाओ, ये छिड़क दो जाके, तो आपका राइस बच जाएगा। अब साइंटिस्ट कहता है कि ये नहीं छिड़कना है, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं छिड़कना है, ये जो मिल्क फॉर्मेशन का टाइम है उस वक्त अगर आप दवाई छिड़केंगे तो पेस्टिसाइड रेजिड्यू आएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि किसान को उधार चाहिए, उसका पैसा नहीं है, तो वो जाके वो खरीद के ले आता है और अपनी फसल बर्बाद करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर काम किया जाए। और मुझे ये भी कहना है कि पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट और इंडस्ट्री, इनको साथ में मिलके ज़रूर काम करना चाहिए। इंडस्ट्री वाले यहाँ हैं नहीं, लेकिन मैं खुद इंडस्ट्री जाता हूँ, हम लोग बहुत शोर मचाते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। शर्म की बात है कि हम खुद कुछ नहीं करते, हम कहीं पैसा लगाने को तैयार नहीं होते। अभी स्वराज वाले हरीश जी ने बोला कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन की उन्होंने बात की। कितना अच्छा काम है ये फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन, किसान के खेत में जाके उसको ये बताना कि देखो ऐसे खेती करो, एक्चुअली दिखाना होता है। जब उसको दिमाग में आएगा, समझ में आएगा कि मैं ऐसे खेती करूँगा तो मेरे ऊपर डबल होती है, तो वो क्यों नहीं करेगा? फिर वो 4 लोगों को और बताएगा, 50 को बताएगा। ये जो काम है, इसमें इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए। सिर्फ सरकार के करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, इंडस्ट्री को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, तब कुछ फ़ायदा होगा।
बाकी मुझे और जैसे हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हम लोग इतनी बड़ी कंट्री हैं, लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, इतना बड़ा हमारा एरिया है, इतनी बड़ी एग्रीकल्चर है, हमारा एक्सपोर्ट में शेयर मालूम है कितना है? इतना सा। हमसे बहुत छोटा कंट्री टर्की, दे एक्सपोर्ट मोर देन अस। क्यों? उनके यहाँ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी मशीन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम लोग वो काम क्यों नहीं कर पाते? हमारी एग्रीकल्चर इतनी महंगी हो गई है, हमारी इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है। सोयाबीन हम उगाते हैं, 3% हमारा शेयर है सिर्फ। हमारी सोयाबीन $100 महंगी है अर्जेंटीना से। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। उनके खेत का साइज 2000 हेक्टेयर है, मेरे खेत का साइज 1 हेक्टेयर है। लेकिन अगर मेरे पास बीज है जो असल में कहता है कि 2-2.5 टन हो सकता है, तो फिर एवरेज उपज 1100 किलो क्यों है? इस पे विचार करने की जरूरत है। हर चीज, ऑयल सीड में ऐसा ही हो रहा है। एवरेज उपज रेपसीड मस्टर्ड की 2500 किलो है, मेरे यहाँ 1300 किलो है। एवरेज उपज सोयाबीन की 3000 किलो है वर्ल्ड में, हमारे यहाँ 1100 किलो है। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज बैडली मिसिंग हियर। या तो हम ये कहें कि 1100 से बढ़ ही नहीं सकती, ऐसा तो कोई कहने को तैयार नहीं, क्योंकि 2500 किलो हम लोग लेते हैं फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन में। तो कहाँ पे गैप है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको मीट किया जाए। 30 साल तो मैं देख रहा हूँ उपज का लेवल वहीं की वहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी रही होगी, जिस पे काम करने की ज़रूरत है, उपज बढ़ाने की ज़रूरत है, उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे 5 मिनट दिए गए थे, मेरे 5 मिनट ओवर हो गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच।